जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 93 तक को देख लिया था। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर और स्पीकर की चर्चा की गई थी। यानी कि मान लीजिए आपका राष्ट्र संसद के दो कमरे होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में 245 लोग बैठते हैं, जबकि लोकसभा में 545 लोग बैठते हैं। मान लीजिए यह राज्यसभा को हमको चलाना है, आखिर इसको कमांड कौन करेगा, किसके देखरेख में राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी? तो कहा गया है अनुच्छेद 89 में कि इसको चलाने के लिए सभापति और उपसभापति को नियुक्त किया जाएगा। यानी कि सभापति और उपसभापति के देखरेख में राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी। और देखिए अनुच्छेद 89 में तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई, लेकिन अनुच्छेद 93 में अब मान लीजिए लोकसभा को चलाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? आखिर लोकसभा के जो 545 लोग हैं, आखिर इनको कमांड करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। इन्हीं के देखरेख में लोकसभा की कार्रवाई चलेगी। हमने इसको पिछले वीडियो में बता दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया करके आप पहले उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर की चर्चा की गई थी। अब ये स्पीकर लोग को बहुत सारी पावर दी गई है। यह जो स्पीकर होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। आखिर कौन कौन सी इनकी शक्तियां होती है, आइए उसको हम समझते हैं। तो देखिए हमने हेडिंग क्या डाला है, अध्यक्ष है स्पीकर की शक्ति। इनके पास बहुत सारी पॉजिटिव शक्ति होती है और बहुत सारी निगेटिव शक्ति भी होती है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। कहा गया है कि जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि मान लीजिए जो लोकसभा में बैठक होती है वो अध्यक्ष के देखरेख में ही होती है। यानी कि अध्यक्ष लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करते हैं। अब आप यही सोचिए ना, मान लीजिए आपका रहा लोकसभा में 545 का भीड़ और एक से एक एमपी लोग बैठते हैं, लोग खतरनाक लगेंगे, सब अपने में कुर्ता पहने। तो आखिर बैठक जो होगा किसके देखरेख में होगा? मान लीजिए कोई क्लास चल रहा है, तो भैया क्लास में टीचर है तो टीचर कमांड करेंगे बच्चों को, और टीचर नहीं रहता तो क्या मॉनिटर बनाते हैं कि जो बच्चा हल्ला करेगा मॉनिटर नाम लिख देता है। उसी तरह कहा गया है कि लोकसभा को कमांड कौन करेगा? आखिर लोकसभा के 545 लोग चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, कोई किसी का कुर्ता फाड़ देगा, कोई किसी के ऊपर थूक देगा। आखिर इसके देखरेख कौन करेगा? तो कहा गया है कि जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वह इनकी देखरेख करेंगे। यानी कि लोकसभा के स्पीकर के देखरेख में लोकसभा की बैठक होगी। यह लोकसभा के स्पीकर का पहली शक्ति है। उसके बाद कहा गया है कि लोकसभा का सचिवालय जो होगा वो स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के अधीन होगा। देखिए यह जो आपका संसद है, संसद का लोकसभा राज्यसभा इन दोनों का अलग अलग सचिवालय होता है। जो सचिवालय होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन होगा। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष जो कहेंगे वही सचिवालय करेगा। अगला कहा गया है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई विधेयक पारित करने के लिए आ रहा है, अब भैया पता कैसे चलेगा कि कौन विधेयक धन विधेयक है? जैसे मान लीजिए आपका जीएसटी आ गया, ये कौन सा विधेयक है भैया? धन विधेयक है। आखिर बताएगा कौन कौन विधेयक है? तो स्पीकर चुपचाप बैठे रहते हैं, वो कहते हैं नहीं यह जो विधेयक है वह धन विधेयक है, तो सभी लोगों को मानना है। हम आगे पढ़ाएंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसकी चर्चा हम कैसे करते हैं इसको हम आगे समझाएंगे। यानी कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर करते हैं। अगला कहा गया है विदेश जाने वाले प्रतिनिधि का नामों की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करते हैं। अब देखिए मान लीजिए नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा पर जा रहे हैं, तो मान लीजिए उनके साथ किसी और को भेजना है, किसी और सांसद को भेजना है, तो कौन तय करेगा? तो लोकसभा स्पीकर कहेंगे नहीं भैया नरेंद्र मोदी के साथ इस बार अमेरिका दौरा पर अमित शाह जाएंगे, तो अमित शाह चले जाएंगे। यानी कि सांसदों के नामों की नियुक्ति, यानी कि किस किस सांसद को विदेश जाना है वो नाम कौन निकालता है? तो लोकसभा स्पीकर बोलेंगे ए मोदी जी आप इस बार अमेरिका दौरा पर नहीं जाएंगे, तो मोदी जी नहीं जाएंगे। स्पीकर के पास बड़ी पावर होता है। यानी कि जो स्पीकर होता है वही नाम चुनता है कि इसमें का कौन कौन सा प्रतिनिधि विदेश जाएगा। अगला जो आपका है संयुक्त अधिवेशन, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। अब आप कहेंगे ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है भैया? तो देखिए इसकी चर्चा एकदम डिटेल में हम करेंगे, आखिर संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है। लेकिन फिलहाल में इसको सिंपल समझिए ना। मान लीजिए यह रहा आपका लोकसभा और यह रहा राज्यसभा। मान लीजिए कोई विधेयक पारित हो रहा है, लोकसभा ने कहा कि नहीं विधेयक सही है और राज्यसभा में वह विधेयक चला गया, राज्यसभा ने कहा गए चोट्टा कहीं कि विधेयक गलत है, अब दोनों में विवाद जाएगा। तो कहा गया विवाद सुलझाएगा कौन? तब आता है राष्ट्रपति का बारी। तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? इन दोनों को लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को एक पास बुलाएंगे, यानी कि ज्वाइंट करके एक सेशन बैठाएंगे। और देखिए कहा गया है कि जब लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाने का काम राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अध्यक्ष के देखरेख में कार्रवाई होती है। यानी कि ज्वाइंट यानी कि आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो भैया मतभेद हो जाएगा।
मतभेद होगा कि नहीं, क्योंकि कहीं भी मेजोरिटी को देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी कोई भी विधेयक है और उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट यानी कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा रहा है। अब भैया जब वोटिंग होगा तो आप ही सोचिए ना, सब वोट दे देंगे सब नहीं विधेयक सही है और हई कहेगा विधेयक गलत है, तो इन सब का हार क्यों ना पक्का है। इसीलिए कुछ मुद्दों पर आपका संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जाता। वह कौन कौन सा मुद्दा है, जब हम आपको संयुक्त अधिवेशन आगे पढ़ाएंगे तो वह बताएंगे कि आखिर किस किस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना, इसको फिलहाल में सिंपल सा समझिए। कहा गया है कि संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष ही करते हैं, यानी कि संसद है आपका, उसमें कौन कौन सा अधिकारी काम करेंगे, किसकी नियुक्ति की जाएगी किसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, वो स्पीकर ही करते हैं। याद कीजिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे अनुच्छेद 93 तो हमने आपको बताया था प्रोटेम स्पीकर, बताया था ना। मान लीजिए इसमें का 500 लोकसभा में 545 लोग बैठते हैं, इन 545 को शपथ दिलाना होता है। तो पहले क्या किया जाता है भैया, उसमें से एक को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। अब भैया राष्ट्रपति तो शपथ दिलाएंगे नहीं, 545 की संख्या बहुत ज्यादा होती है, राष्ट्रपति तो शपथ दिला नहीं सकते, इसलिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, वो अस्थायी होता है। वो प्रोटेम स्पीकर सभी को शपथ दिलाता है, 545 को शपथ दिला देगा और शपथ दिला के कहता है कि महाराज 545 देखिए आप लोग अपने में से किसी व्यक्ति को चुन लीजिए जो आपका अध्यक्ष बन जाएगा। अब भैया अध्यक्ष जैसे ही चुना जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब जो स्पीकर साहब आएंगे वह तय करेंगे कि लोकसभा में किसकी नियुक्ति की जाए और किसकी सदस्यता को रद्द की जाए, यानी कि संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष ही करते हैं। अब देखिए कहा गया है कि गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा के कार्यवाही को रोक दी जाएगी। अब ये भैया गणपूर्ति क्या होती है तो समझिए इसको सिंपल था। याद कीजिए जब हम लोग बारिश के दिनों में भी स्कूल जाया करते थे तब कभी पढ़ाई होती थी और कभी पढ़ाई नहीं होती थी। देखिए मान लीजिए कोई क्लास है और उस क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, सब 50 बच्चे का एडमिशन है, 50 बच्चे उसमें पढ़ते हैं सब। अब मान लीजिए बारिश आ गया तो बारिश में आप जब जाते थे, यदि बारिश के दिन में भी यदि उस क्लास में 20 बच्चे उपस्थित है तो पढ़ाई हो जाती थी। लेकिन मान लीजिए 50 बच्चे हैं सब और 5 को बच्चे आए सब पढ़ने के लिए, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी कि बारिश के दिन में जनसंख्या पर डिपेंड करता था, जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो पढ़ाई होगी और कम रहेगा तो पढ़ाई नहीं होगी। इसी तरह होता है गणपूर्ति। कहा गया है यह जो आपका लोकसभा है इसमें कार्रवाई तभी चालू की जाएगी जब इसके 1/10 सदस्य यानी कि 1/10% यानी कि कुल जनसंख्या का 1/10 भाग उपस्थित रहना चाहिए। यानी कि 545 का 10% निकालिए ना, यानी कि 55 लोग रहेंगे तभी किसी कार्रवाई को चालू की जाएगी। यानी कि 55 लोग रहेंगे तब कार्रवाई चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए कोई 545 लोग है, जनसंख्या फिक्स रहना चाहिए ना, इतना लोग रहेंगे तभी कार्रवाई चालू होगा। अब पता चले इसको लगेबे मत कीजिए, एक आध दो रहेंगे तब तो कार्रवाई चालू हो पाएगा नहीं, 55 लोग रहेंगे तभी इसमें कार्रवाई चालू की जाएगी। यानी कि गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा की कार्रवाई को रोक दी जाएगी। यदि जनसंख्या 1/10 से कम है तो कार्रवाई नहीं होगी, कितना इंपोर्टेंट है, कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहा गया है कि अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते। अब देखिए मान लीजिए कोई विधेयक आ गया, कोई विधेयक और लगा वोटिंग होने लोकसभा में, वोटिंग होने तो पता चला आधे लोगों ने कहा कि नहीं, आधे लोगों ने कहा कि नहीं विधेयक सही है और उतना ही लोगों ने कहा कि विधेयक गलत है। अब भैया मैच टाई, ना तो विधेयक पारित होगा ना तो फेल होगा। अब देखिए मेनली जो अध्यक्ष होते हैं वो वोट देवे नहीं करते हैं, अध्यक्ष कभी वोट देते नहीं है मेनली। लेकिन अब मान लीजिए विपक्ष कह रहा है कि नहीं विधेयक गलत है और विपक्ष वाला कह रहा है नहीं विधेयक सही है, भैया वोट एकदम बराबर पड़ गया, मैच टाई हो गया, ना विधेयक फेल होगा ना पास होगा। अब क्या किया जाएगा? अब बारी आता है अध्यक्ष का वोटिंग। यह जिधर वोट दे देंगे निर्णय उधर की तरफ चला जाएगा। इसीलिए इनके मत को निर्णायक मत कहते हैं। इनके जो अध्यक्ष का मत होता है इनके मत को हम निर्णायक मत कहते हैं। क्यों भैया? क्यों? आखिर वोट कब देते हैं? ये हमेशा वोट देते हैं? हमेशा वोट नहीं देते हैं। जब पक्ष विपक्ष का मत बराबर हो जाता है तो यह अपना मत देते हैं। यह जिधर वोट देते हैं निर्णय उधर की तरफ चला जाता है, इसीलिए इनके मत को हम निर्णायक मत कहते हैं। अब देखिए ये तो था आपका अध्यक्ष का पॉजिटिव शक्ति। अध्यक्ष के पास बहुत सारी दंडात्मक शक्ति भी होती है, इनके पास बहुत पावर होता है। देख रहे ना पावर कितना है। अब देखिए अध्यक्ष की आपका कुछ दंडात्मक शक्ति भी होती है। पहला आपका कहा गया है अनुशासनहीनता करने पर सदस्यता रद्द कर देंगे। मान लीजिए आपका लोकसभा में बैठक चल रही है और कोनो एमपी खड़ा होकर खूब चिल्ला रहा है नहीं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्पीकर कर रहा है महाराज बैठ जाइए, मिश्रा जी बैठिए बैठिए, और मिश्रा जी बैठिए नहीं रहे, गड़बड़ा जा रहा है, तो स्पीकर ठान लेंगे बैठ तो बैठ, यदि नहीं बैठेगा तो क्या करेंगे? कहेंगे भाग चोट्टा भगा यहाँ से, उसको तुरंत निकाल देंगे। यानी कि अनुशासनहीनता, कौन गाली दे रहा है एमपी बैठ के दूसरे एमपी को, तभी अनुशासनहीनता होगा। चाहे शोर कर रहे हैं सब, दूसरे के कुर्ता फाड़ दिए सब, तब क्या करते हैं? स्पीकर कहते हैं भाई चोट्टा बैठ,
नहीं बैठता है तुरंत कहते हैं जाओ बाहर जाओ, उसकी सदस्यता को रद्द कर देते हैं। यानी कि अनुशासनहीनता करने पर सदस्यता रद्द कर देते हैं। रद्द कौन करेगा? तो लोकसभा स्पीकर उनके सदस्यता को रद्द कर देते हैं। अब कहा गया है कि यदि कोई सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित है, अब मान लीजिए लोकसभा में बैठक चल रही है, किसी भी मतलब मुद्दा पर बहस हो रहा है, पता चला है उसमें का कोई कोई सदस्य है, कोई MP है, पता चला वो गायब है, 60 दिन तक गायब है, तो कहा गया है यदि कोई सदस्य 60 दिन तक गायब है तो उसके सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। लेकिन देखिए यदि उसने परमिशन ले लिया है, मतलब लोकसभा के स्पीकर से परमिशन ले लिया है, तब तो बचा रहेगा। परमिशन लेके तुम 2 साल 3 साल खूब घूमो ना, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बिना परमिशन के कोई भी सदस्य है वो 60 दिन तक अनुपस्थित है लोकसभा में, तो उसके सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। अब कहा गया है कि दल बदल के आधार पर भी सदस्यता को रद्द कर दी जाती है। अब ये दल बदल क्या होता है भैया, तो इसको हम डिटेल में आगे से पढ़ाएंगे। इसको सिंपल समझिए, दल बदल मतलब होता है दल बदलू, यानी कि एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। दल बदल मतलब दल बदल, मान लीजिए आप कांग्रेस के नेता हैं, आपको ज्वाइन करना है बीजेपी, क्या आप किन किन कंडीशन में आप पर दल बदल लगाया जाएगा? दल बदल जिस व्यक्ति पर लगता है उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, यहाँ से उसको भगा दिया जाता है। हम आपको इसको आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि यदि आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो किन किन परिस्थितियों में दल बदल लगाया जाएगा और किन किन परिस्थितियों में दल बदल नहीं लगाया जाएगा। यह था आपका अध्यक्ष की शक्तियां, यह था आपका अध्यक्ष का दंडात्मक शक्ति। इसको ध्यान से देखिएगा, इस पर खूब क्वेश्चन पूछता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है संसद का अधिकारी, यानी कि आखिर संसद में कौन कौन से अधिकारी मेनली जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, किनका पावर ज्यादा होता है। तो देखिए संसद मतलब आपका हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। देखिए संसद सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम है, इसमें 2 कमरे होते हैं, एक का नाम लोकसभा हो जाएगा और एक का नाम राज्यसभा में हो जाएगा। इसमें जो अधिकारी होते हैं मेनली लोकसभा राज्यसभा में बहुत पावरफुल होते हैं। अधिकारी तो भैया सभी होते हैं। तो देखिए कहा गया है कि आपकी लोकसभा में 3 अधिकारी होंगे जिनके पास बहुत ही पावर होगी, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कौन कौन भैया? तो अध्यक्ष हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा और महासचिव हो जाएगा। हम क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं सबसे पावरफुल कौन होता है, तो आप कहेंगे अध्यक्ष, नहीं होता है महासचिव। जैसे फिल्म में सबसे मेन रोल किसका होता है? डायरेक्टर का होता है। ये पर्दा के पीछे का हीरो है, बहुत पावरफुल रहता है। आप एक मान लीजिए इसको हीरो मान लीजिए, इसको हीरोइन, इसको डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर दिखता है कभी? नहीं दिखता है। कौन दिखता है? हीरो हीरोइन। इसी तरह ये भी पावर इन लोग का दिखता है, लेकिन पर्दा के पीछे मेन खिलाड़ी कौन है? तो महासचिव है, यानी कि बड़ा पावरफुल होता है महासचिव। इसी प्रकार राज्यसभा में होता है, राज्यसभा में आपका सभापति, उपसभापति और महासचिव, इन दोनों में सबसे पावरफुल महासचिव होते हैं। यह था आपका संसद के अधिकारी। अब देखिए अब संविधान निर्माताओं ने कहा कि देख भैया यह रहा आपका लोकसभा। अब लोकसभा मान लीजिए जो आपका हायरार्की जो पद है, यानी कि जो सर्वे सर्वा है, वो कौन होता है भैया? तो आपके अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं। अब कहा संविधान निर्माताओं ने, मान लीजिए यह जो स्पीकर होंगे वो अभी तो भैया एक इंसान ही न है, मान लीजिए मर गया चाहे कहीं चला गया, तब क्या होगा? तब यहाँ का निर्णय कौन लेगा? क्योंकि यही तो निर्णय ले रहा है भैया, अभी रहबे नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो कहा गया है यदि अध्यक्ष नहीं है तो इनका बैकअप में आप किसी को रख दीजिए ना। बैकअप में कौन रहेगा भैया? तो उपाध्यक्ष को कहा गया। कहा गया कि नहीं, यदि अध्यक्ष नहीं है तो इनको बैकअप के लिए उपाध्यक्ष रहेंगे इनके पद पर। उपाध्यक्ष को वो सारी शक्ति दी जाएगी जो एक अध्यक्ष को दी जाती है, वो उनका हर एक शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। वह भी किसी सांसद को खड़ा करके दंडात्मक शक्ति दे सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, डांट के बैठा सकते हैं, विधेयक पारित करा सकते हैं, बता सकते हैं कि यह विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं। यानी कि जितना पावर अध्यक्ष के पास है उतना ही पावर उपाध्यक्ष के पास भी चला जाएगा। अब संविधान निर्माताओं ने कहा यदि मान लीजिए अध्यक्ष भी गायब, उपाध्यक्ष भी गायब, तब क्या किया जाएगा? अब फंस गए यहाँ पर। देखिए संविधान में कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, हर जगह आपको रास्ता कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए यदि अध्यक्ष भी न हो और उपाध्यक्ष भी न हो, तो लोकसभा में जो 545 लोग बैठे हैं ना, उनमें से 10 गो सीनियर लोग हैं, जो 10 गो वरिष्ठ सदस्य हैं, सीनियर यानी कि 10 गो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनमें से राष्ट्रपति को चुन लेंगे और कहेंगे क्या, सुनिए महाराज, 10 गो में से किसी को चुन लेंगे। क्या वरिष्ठ सीनियर मतलब उम्र में ज्यादा सीनियर नहीं, जो मतलब लगातार यहाँ पर आता हो चुन के, उसको सीनियर कहते हैं। अब मान लीजिए 10 को सीनियर में से राष्ट्रपति साहब को चुन लेंगे और कहेंगे कि देखिए महाराज इस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, इसलिए आपको अस्थायी अध्यक्ष का पद दिया जा रहा है। अब जाइए लोकसभा में और लोकसभा की कार्रवाई को चालू कीजिए। यानी कि राष्ट्रपति कहेंगे 10 वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को चुन लेंगे और उसे अस्थायी अध्यक्ष बना देंगे। उसके पास उतना ही पावर रहेगा जितना कि अध्यक्ष। कब तक? जब तक अध्यक्ष नहीं आया तब तक, समझे ना। यदि अध्यक्ष आ जाते हैं तो फिर जो चुने रहेंगे 10 वरिष्ठ सदस्यों में से उनको अपने स्थान पर भेज दिया जाएगा। यह था आपका संसद के अधिकारी। मान लीजिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मान लीजिए
आपका लोकसभा का पीठासीन कौन होता है? तो आप कह देंगे नहीं भैया अध्यक्ष होता है, पीठासीन अध्यक्ष होता है। हमने कहा आपसे कि यदि अध्यक्ष नहीं है, उनके यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है लोकसभा में तो किनके देखरेख में कार्रवाई होगी? तो उपाध्यक्ष के देखरेख में कार्रवाई होगी। लेकिन यदि दोनों उपस्थित नहीं है तो अब क्या करेंगे भैया? तो कहा गया है कि 200 वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति किसी एक को चुन लेंगे और इसे अस्थायी अध्यक्ष बना देंगे। यह था आपका अध्यक्ष की शक्तियां, इसको खत्म हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 93 को हम लोगों ने पूर्णतः देख लिया, इसमें से आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब आता है अनुच्छेद 94। देखिए हम लोग लगातार अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं, आप रिविजन करते चलिए, आप रिविजन करेंगे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एसएससी रेलवे का है। देखिए अनुच्छेद 94 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना, यानी कि किन किन कंडीशन में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किन किन कंडीशन में रिक्त होगा? तो 3 कंडीशन में रिक्त होता है। याद कीजिए जब हम आपको अनुच्छेद 89 पढ़ा रहे थे, यानी कि राज्यसभा को चलाने के लिए सभापति और उपसभापति पढ़ा रहे थे, यदि आप उसको बढ़िया से पढ़े तो यह तो वही है, सेम तो है। वहां पर सभापति उपसभापति था, यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना 3 कंडीशन में रिक्त होगा। पहला कंडीशन क्या है भैया? त्याग पत्र दे दे, यानी कि कोनो अध्यक्ष बना दिए, ओके मजे नहीं आ रहा अध्यक्ष का पद रहने पर, क्या करेगा? वो त्याग पत्र दे देगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठ गया कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति साहब को देगा? नहीं। तो कहा गया है यह जो अध्यक्ष होगा अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा, यानी कि अपने में फेरबदल करते रहते हैं। तब अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अपना पद त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। समझ रहे ना? या तो त्याग पत्र दे दे तो वो सीट खाली हो जाएगा, या महाभियोग लगा दिया जाए, यानी कि मान लीजिए कोई अध्यक्ष बन गया, वो पता चला है 545 के बतिया नहीं सुन रहा है, अपने वाला कर रहा है, तो क्या किया जाएगा? महाभियोग लगा लटिया दिया जाएगा उसको, तब भी आपका अध्यक्ष का पद खाली रहेगा। तीसरा जो कंडीशन है, लोकसभा का सदस्य ही न रहे। देखो भैया यहाँ पर फंस गया। कहा गया देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? कौन कौन बनता है? तो लोकसभा के सदस्य ही न बनते हैं भैया। अब पता चला लोकसभा के सदस्य ही नहीं रहा तो कहाँ से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन पाएगा? यानी कि 3 कंडीशन में आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है। कौन कौन सा? या तो वो त्याग पत्र दे दे, या उस पर महाभियोग लगा दिया जाए, या लोकसभा का सदस्यता को रद्द कर दी जाए। इन कंडीशन में आपका पद रिक्त रहता है। अनुच्छेद 95 में कहा गया है कि अध्यक्ष के पद पर न रहने पर उपाध्यक्ष की कौन कौन सी शक्तियां होती है। मान लीजिए इसको सिंपल समझिए ना, मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है, यहीं पर आपको बताएं अभी वही है अनुच्छेद 95 बना दिया है। कहा गया इसमें यदि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष रहेंगे, उनको कौन कौन सी शक्ति दी जाएगी? अरे भैया सिंपल है, राष्ट्रपति पढ़ाए थे तब वो बताए थे आपको, सभापति उपसभापति पढ़ाए थे तब वो बताए थे। अब यो जान लीजिए, मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है तो क्या किया जाएगा? उपाध्यक्ष को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इस समय उपाध्यक्ष के पास वो सारी शक्ति दी जाएगी जो कि एक अध्यक्ष को दी जाती है, यानी कि वो सारी शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। कब तक? जब तक अध्यक्ष नहीं है तब तक, यानी कि अध्यक्ष नहीं रहे तो उनके स्थान पर उपाध्यक्ष को रख दिया जाता है और वह सारी शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 96 में कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की विचाराधीन। अब देखिए मान लीजिए लोकसभा को चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर होता है। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि लोकसभा का जो पीठासीन होता है वो कौन होता है? यानी कि सर्वे सर्वा कौन होता है भैया? अध्यक्ष होता है। पता चला कि अध्यक्ष को हटाने के लिए विचाराधीन चल रहा है या अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प लिया जा रहा है, तो भैया अध्यक्ष ही ना सर्वे सर्वा है। पता चला 545 लोग सहमति बना लिए कि नहीं चोट्टा को हटाना ही बहुत बदमाश है, हमारा बात नहीं सुनता है, अब हटाने की बात चल रही है। चुपचाप अध्यक्ष बैठा रहेगा, कहेगा रे चोट्टा क्या कर रहे हो तुम लोग 545 रहे, तो कौन कहेगा हटाने की बात चल रहा है, तुरंत बैठा रहेगा बनकर फाइल को हम नहीं हटाने देगा। संविधान निर्माता बहुत होशियार था, कहा कि देखो जब अध्यक्ष को हटाने के लिए विचाराधीन चलेगा या संकल्प लिया जाएगा लोकसभा में, तो उस समय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन नहीं रहेंगे। ले भैया पावर ही छुन लिया, चुपचाप तुम लोग बैठ के उसको हटाओ जल्दी। यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए जब विचाराधीन चल रही हो तो वह लोकसभा का पीठासीन नहीं रहेगा। देख रहे हैं कितना दिमाग लगाए सब। अब देखिए अनुच्छेद 97 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन की चर्चा की गई है। 1997 में बताया गया है कि आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा चाहे उपाध्यक्ष होगा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनकी वेतन की चर्चा की गई है। आखिर इनको सैलरी कौन देता है? तो इनको सैलरी संचित निधि से दिया जाता है। और कहा गया है कि संसद इस पर कानून भी बना सकती है। इसकी चर्चा किसमें की गई है भैया? अनुच्छेद 97 में। क्या क्या कहा गया है? इन लोग के सैलरी की चर्चा की गई है।
अब आपका आता है अनुच्छेद 98। देखिए अनुच्छेद 98 से आप सभी परिचित हैं। कहा गया है कि संसद के सचिवालय, यानी कि अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय की चर्चा की गई है। देखिए भैया, इसको हमने आपको पढ़ा दिया है कि लोकसभा का भी सचिवालय होता है और राज्यसभा का सभी सचिवालय होता है। यह जो सचिवालय होता है वो अध्यक्ष के अधीन होता है, यानी कि अध्यक्ष जो कहेगा वही सचिवालय करेगा। इसको तो आप जन्म कर रहे हैं। फिर आपका आता है अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि सांसदों की शपथ की चर्चा, यानी कि अब सांसदों की शपथ की चर्चा कौन करेगा? सांसदों की शपथ। देखिए भैया, जब याद कीजिए, जब हम आपको अनुच्छेद 93 पढ़ा रहे थे, स्पीकर आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तभी हम आपको बता दिए थे कि आखिर 545 लोगों को शपथ कौन दिलाता है। एक समझने से पहले आप समझिए ना, संसद और सांसद में का अंतर होता है। देखिए यह आपका बिल्डिंग, संसद एक बिल्डिंग का नाम होता है, एक बिल्डिंग है और इसमें जो लोग बैठता है उसको हम सांसद कहते हैं, यानी कि इस बिल्डिंग का नाम संसद है और इसमें जो बैठते हैं लोग, उन लोग को हम सांसद कहते हैं। यानी कि देखिए इसको हम एमपी बोला, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बोलने का नजरिया बदल जाता है। जैसे हम इसमें क्या बोलेंगे, इनको भी, इसमें बैठने वालों को भी एमपी बोलेंगे और इसमें बैठने वालों को भी हम एमपी बोलेंगे, लेकिन बोलने का तरीका क्या है भैया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। समझ रहे हैं ना? देखिए संसद सिंपल भैया बिल्डिंग का नाम है, इसमें जो लोग बैठते हैं उसको हम सांसद बोलते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 99 में कहा गया है सांसदों की शपथ की चर्चा। इन सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? याद कीजिए, जब हम आपको अनुच्छेद 93 पढ़ा रहे थे तब भी हम आपसे कहते हैं कि जो 545 लोग बैठते हैं इनका शपथ राष्ट्रपति साहब दिलाते रह जाएंगे, पगला जाएंगे। तो राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं, वो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देते हैं। यानी इन लोगों का शपथ की चर्चा अनुच्छेद 99 में की गई है। अब देखिए अनुच्छेद 100 में कहा गया है, अनुच्छेद 100 से भी आप सभी परिचित है। कहा गया है गणपूर्ति, यानी कि कोरम की चर्चा की गई है। अब भैया गणपूर्ति क्या होता है? भैया हमने आपसे कहा था कि यदि संसद में कोई कार्रवाई करना है, यानी कि संसद की मतलब किसी विधेयक पर विचार करना है, तो लोकसभा में कम से कम, यानी कि कुल जनसंख्या का 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। यानी कि 55 लोग रहेंगे तभी कार्रवाई चालू की जाएगी। यानी कि यदि 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है कुल जनसंख्या का, तब आपकी कार्रवाई नहीं चालू की जाएगी। यह था आपका अनुच्छेद 100। इस सबको तो आप पढ़वे किए हैं पहले में से, कहा है में कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम लोगों ने अनुच्छेद 100 तक को देख लिया, हम लोगों ने संसद को पूरा खत्म कर दिया। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बने रहे। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।